बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस गोल्जी apparatus। अब इसको गोल्जी ये भी एक ऑर्गेनल है जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है। बाय ओनली इन यूकैरियोटिक सेल बिकॉज दिस इज़ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। सो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल जो है वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही एग्जिस्ट करेंगे, वहीं पे प्रेजेंट होंगे। तो अब वाई दिस इज़ कॉल्ड गोल्जी apparatus, कि गोल्जी apparatus को गोल्जी apparatus ही क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ देयर डिस्कवरी बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898। कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट है जिसने इटालियन साइंटिस्ट है जिसने जो है नर्वस सिस्टम को स्टडी करते हुए इनको डिस्कवर किया था इन 1898। और इसी साइंटिस्ट के नाम पे इनका नाम जो है वो गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी apparatus या फिर इनको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। डिफरेंट नाम इसको दिए जा सकते हैं। अब हम इसको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं कि व्हाट आर गोल्जी बॉडीज़? गोल्जी बॉडीज़ आर द collection of membranes associated physically and functionally with the endoplasmic reticulum in the cytoplasm। कि ये membranes की एक ऐसी कलेक्शन है जो कि बिल्कुल स्टैक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। membranes एक दूसरे के ऊपर, नेटवर्क्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। एंड दीज स्टैक्स या these network or membranes are associated physically and functionally with the endoplasmic reticulum in the cytoplasm। के पीछे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है, ये फिजिकली भी इसके साथ एसोसिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और फंक्शनली भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ये अभी हम जब फंक्शंस डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उसको अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए गोल्जी apparatus कैसे अपना रोल जो है वो परफॉर्म कर रहा है। These are composed of flattened stacks of membrane bound cisternae। अब गोल्जी apparatus के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि these are composed of flattened stacks, के flattened stacks हैं membrane bound cisternae के। कि cisternae जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने ट्यूब्यूल्स या नेटवर्क पढ़ी थी कि जिनके आउटर मेम्ब्रेन को cisternae कह रहे हैं, इसी तरह चूँकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ग्रेन्यूल्स निकलेंगे उनके मिलने से बनेगी, इसलिए इनकी भी जो मेम्ब्रेन्स हैं या इनके भी जो स्टैक्स हैं उनको सिस्टरने कहा जाता है और जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे। सो वी कैन से दैट दीज आर कंपोज्ड ऑफ फ्लैटेंड स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टरने। एंड सिस्टरने क्या हैं? क्लोज्ड स्पेसेस हैं सर्विंग एज फ्लूइड रेजर्वायर्स। कि ये जो सिस्टरने हैं ये एक क्लोज्ड जो है वो स्पेसेस हैं जिनके अंदर फ्लूइड जो है वो ट्रैवल कर सकता है, फ्लूइड उनके अंदर से पास आउट हो सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फ्लूइड के रेजर्वायर के तौर पे एक्ट कर रही हैं। अब हम देखते हैं कि गोल्जी apparatus के किस किस तरह उसका डिफरेंट और कौन सा स्ट्रक्चर है, कितने फेसेस हैं उसमें और किस तरह ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। अब हमने पिछले लेक्चर में देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, फिर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स भी देखी और उनके फंक्शन भी देखे। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक हमने इंपॉर्टेंट फंक्शन देखा था, दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम ये देखते हैं कि वो मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करेगा कैसे। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कोई भी सब्सटेंस जो कि प्रोड्यूस हो रहा है, वो सब्सटेंस कोई भी सेल सिक्रीशन हो सकती है, कोई प्रोटीन, कोई एंजाइम जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स के ऊपर प्रोड्यूस हुआ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो वेजिकल्स की फॉर्म में वहाँ से बर्ड ऑफ हो जाएगा। ये वेजिकल यहाँ से जो है मेम्ब्रेन जो है वेजिकल की फॉर्म में यहाँ से बर्ड ऑफ होगी और जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिंथेसाइज हुआ है उसको वेजिकल में पैक करके वो जो है वहाँ से एलिमिनेट कर देगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आ जाएगा। और उन वेजिकल्स को क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्ट वेजिकल। क्यों? क्योंकि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल रहे हैं और अब उन्होंने टुवर्ड्स द गोल्जी ट्रांसपोर्ट होना है। सो दीज वेजिकल्स आर नोन एज ट्रांसपोर्ट वेजिकल। अब ये वेजिकल्स क्या करेंगे? ये इनके गोल्जी apparatus की तरफ मूव करना शुरू करेंगे और गोल्जी apparatus के दो फेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ दिस इज़ द आउटर कन्वेक्स फेस और इस फेस को फॉर्मिंग फेस भी कहा जाता है। फॉर्मिंग फेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस साइड से ये जो ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स आ रहे हैं ये सिस्टरने के साथ फ्यूज़ होते जाएंगे, आपस में ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स फ्यूज़ होंगे और ये सिस्टरने बनाते जाएंगे गोल्जी apparatus के। तो चूँकि ये वेजिकल्स आपस में फ्यूज़ होके यहाँ से गोल्जी apparatus के सिस्टरने बना रहे हैं, यहाँ पे सिस्टरने की फॉर्मेशन हो रही है। सो दिस फेस इज़ नोन एज फॉर्मिंग फेस और इस फेस को आउटर कन्वेक्स फेस भी कहा जाता है एंड
also known as cis site या cis phase. Cis का मतलब होता है same. So because this phase is towards the endoplasmic reticulum, this is facing towards the endoplasmic reticulum, so we can also call this the cis phase of Golgi apparatus. And that is facing towards the endoplasmic reticulum. अब ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स थे ये फ्यूज़ होके इन्होंने गोल्जी के सिस्टरने बनाने शुरू कर दिए, और ये सिस्टरने इनके अंदर जो भी मटेरियल था ये आहिस्ता आहिस्ता गोल्जी अपरेटस के सिस्टरने में से पास आउट होता जाएगा, और यहाँ से पास होने के जैसे जैसे ये इसमें से पास हो रहा होगा इसका रोल भी डिफ़ाइन होता जाएगा। और गोल्जी अपरेटस का फंक्शन ये है कि ये इसके रोल को डिफ़ाइन करेगा, उनको पैक करेगा, और दूसरी साइड पे क्या होगा कि ये वेसिकल्स सेक्रीटरी वेसिकल्स की फॉर्म में जो भी वहाँ से मटेरियल आया था उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके गोल्जी अपरेटस वेसिकल्स की फॉर्म में दूसरी फेस की तरफ से इसको बट ऑफ कर देगा। इन वेसिकल्स को कहा जाएगा सेक्रीटरी वेसिकल्स बिकॉज दे आर सेक्रीटेड फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस, कि गोल्जी अपरेटस से यहाँ ये बट ऑफ हो रहे हैं और वहाँ से वो सेक्रीट हो रहे हैं। सो दीज आर नोन एज सेक्रीटरी वेसिकल्स, और इनके अंदर जो भी मटेरियल सेल को चाहिए, जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज हुआ था वो इनके अंदर पैक्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। दिस फेज ऑफ गोल्जी अपरेटस इज़ नोन एज मेच्योरिंग फेज, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आया था वो मेच्योर हो गया। यहाँ पे गोल्जी अपरेटस के सिस्टर ने मेच्योर करके उस प्रोडक्ट को सिक्रीट आउट कर रहे हैं। सो दिस इज़ नोन एज मेच्योरिंग फेज और इनर कनकेव फेज, क्योंकि इसकी जो शेप है वो कनकेव की तरह की है। सो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज इनर कनकेव फेज, और इसको हम ट्रांस फेज भी कहते हैं। ट्रांस फेज क्यों कहेंगे? जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि दिस साइड इज़ फेसिंग टूवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो दिस इज़ नोन एज सिस फेज। So this side is away from the endoplasmic reticulum and facing towards the plasma membrane. So this is known as trans phase. Trans का मतलब होता है opposite. So because this is facing opposite from the endoplasmic reticulum and towards the plasma membrane, तो इसे हम कहेंगे trans phase. अब ये सेक्रीटरी वेसिकल्स जो कि गोल्जी अपरेटस ने सेक्रीट किए, अब ये सेल में जहाँ पे भी इनकी ज़रूरत होगी ये वहाँ पे जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और सेल से बाहर भी ये ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। अब हम देख लेते हैं कि गोल्जी अपरेटस के फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले ये बात यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि गोल्जी अपरेटस को हम पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहते हैं। पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? कि पोस्ट ऑफिस का जैसे फंक्शन होता है कि उसमें डिफरेंट लेटर्स जो हैं वो इकट्ठे करेंगे, उन लेटर्स को उन्होंने सॉर्ट आउट करना है कि किस इलाके का कौन सा लेटर है, और उनको सॉर्ट आउट करने के बाद उन लेटर्स को उनकी डेस्टिनेशन तक भी पहुंचाना है। तो सेम इसी तरह गोल्जी अपरेटस का भी यही फंक्शन है कि इनके पास जो भी प्रोटीन्स, जो भी एंजाइम्स, जो भी मटेरियल्स आएंगे वो उन मटेरियल्स को सॉर्ट आउट करेंगे, उनका रोल डिफ़ाइन करेंगे, और उसके बाद उनको उनकी डेस्टिनेशन तक भी पहुंचाएंगे, जस्ट लाइक पोस्ट ऑफिस। Now, what are the important functions of Golgi apparatus? The first one is cell secretions, कि Golgi apparatus जो है cell secretions में involve है। cell secretions में किस तरह involve है इसकी example देख लेते हैं। For example, gastric juice की example लेते हैं कि stomach के अंदर gastric juice release होता है। gastric juice के अंदर pepsin enzyme present होता है जो कि प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है, प्रोटीन्स की डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। तो अब वो जो भी एंजाइम है वो कहाँ पे जनरेट होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब एंजाइम जनरेट कर लेगा, क्योंकि जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होनी है, जो भी एंजाइम सिंथेसाइज होने हैं, क्योंकि सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स में सिंथेसाइज होंगे। अब जब सिंथेसाइज हो गए वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स की फॉर्म में बट ऑफ हो जाएंगे। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स फ्यूज़ करके गोल्जी के सिस्टरने बनाएंगे, और गोल्जी के सिस्टरने बना के यहाँ पे जब वो गोल्जी के अंदर चले जाएंगे तो गोल्जी इनका रोल डिफ़ाइन करेगा कि इन्होंने जाना कहाँ पे है, कि इनकी डेस्टिनेशन क्या कहाँ है, कि इन्होंने स्टमक के अंदर जाके जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। उससे पहले जब वो एंजाइम प्रोड्यूस हुआ था उसे नहीं पता था कि उसकी डेस्टिनेशन क्या है या उसने कहाँ पर जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। गोल्जी अपरेटस उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, उसकी डेस्टिनेशन उसको बताएगा, और उसे मेच्योर फॉर्म में जो है कन्वर्ट करके सेक्रेटरी वेसिकल्स की फॉर्म में मेच्योरिंग फेज से उनको एलिमिनेट कर देगा, बट ऑफ कर देगा। और वहाँ से वो जाते हुए, क्योंकि उन्हें पता कि अब उन्होंने
स्टमक के अंदर जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करना है तो ये सेक्रेटरी वेसिकल्स स्टमक के अंदर जाके रिलीज़ होंगे, क्योंकि उन्होंने सेल से बाहर जाना है, स्टमक के अंदर जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। तो ये सेक्रेटरी वेसिकल्स आते जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन की तरफ आएंगे, सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होके ये जो इनके अंदर मटेरियल पैक हुआ हुआ है, इनके अंदर जो एंजाइम पैक हुआ हुआ है गैस्ट्रिक जूस या पेप्सिन एंजाइम, उसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर स्टमक के अंदर जो है वो रिलीज़ कर देंगे। एक्सोसाइटोसिस का फिनोमेना हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ मेम्ब्रेन्स में जो है बहुत डिटेल से डिस्कस किया है कि किस तरह ये जो है इसके साथ फ्यूज़ होके और जो भी इसके अंदर वेसिकल के अंदर मटेरियल पैक्ड फॉर्म में प्रेजेंट है उसे बाहर ट्रांसफ़र कर देगा। Now the next one is sorting, packing and export of materials। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जैसे पोस्ट ऑफिस का फंक्शन है कि लेटर्स आएंगे, उनको सॉर्ट आउट करना है, किस इलाके का कौन सा लेटर है, किसका कौन सा लेटर है, उन्हें अलग अलग करना है, फिर उनकी पैकिंग करनी है प्रॉपर, और फिर उनको उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, उनको एक्सपोर्ट कर देना, उनकी जहाँ जहाँ डेस्टिनेशन है, जिस जिस इलाके के लेटर्स है वहाँ पे पहुँचाने हैं। जस्ट इन द सेम वे गोल्जी अपरेटस क्या करेगा कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सारी प्रोटीन्स और एंजाइम्स सिंथेसाइज हो रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि उनका फंक्शन क्या है, उन्होंने कहाँ सेल में किस जगह पे जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, वो सिर्फ सिंथेसाइज हुए हैं और उनको ये सारा काम, उनका फंक्शन बताना, उनको सॉर्ट आउट करना गोल्जी अपरेटस ने करना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ एंजाइम या प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स की फॉर्म में गोल्जी अपरेटस की तरफ भेज देगा। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स फ्यूज़ होते जाएंगे, गोल्जी के सिस्टरने बनाते जाएंगे और गोल्जी ड्यूरिंग देयर वे फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस इनको सॉर्ट आउट करेगा कि कौन कौन से एंजाइम आए हैं। उसके बाद उनमें कोई अगर डिफरेंट सब्सटेंसेस ऐड होने हैं वो करेगा, उनकी पैकिंग करेगा प्रॉपर, एंड देन द गोल्जी अपरेटस एंड द फॉर्म ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट या एक्सपोर्ट दीज सब्सटेंसेस टुवर्ड्स देयर फाइनल डेस्टिनेशन, कि जहाँ पे भी सेल के अंदर या सेल के बाहर उनकी ज़रूरत है वहाँ पे उन्हें पहुँचा दिया जाएगा। Now the next one is modification of materials। अब गोल्जी अपरेटस का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये मटेरियल्स को मॉडिफाई भी करता है, कि ऐसा नहीं है कि जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई भी मटेरियल सिंथेसाइज होकर आया उसको इसी फॉर्म में बस उसने पैक करना और बाहर भेज देना है, वो उसको मॉडिफाई भी करेगा ज़रूरत के अकॉर्डिंग, कि जो मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है वो करेगा। अब मॉडिफिकेशन कैसे करेगा? गोल्जी अपरेटस कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू ग्लाइकोप्रोटीन्स बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करके उनको ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। एंड इट ऑल्सो कन्वर्ट लिपिड्स इनटू ग्लाइकोलिपिड्स बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसने लिपिड्स को भी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ऐड करके मॉडिफाई कर दिया। अब यहाँ पे जब अगर हमने ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात की है तो ये पॉइंट डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि सेल के अंदर जितनी भी सेक्रीशंस प्रोड्यूस होती हैं, दो सेक्रीशंस आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, कि सेल की सारी ज़्यादातर बहुत सेक्रीशंस जो हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। Now the next one is origination of lysosomes। अब lysosomes का important function होता है कि उन्होंने different substances को digest करना होता है, क्योंकि उनके अंदर acidic environment होता है और acid hydrolases उनके अंदर present होते हैं। अब lysosomes जब originate होते हैं, उनके अंदर चूँकि enzymes present होते हैं, तो lysosomes की origination भी Golgi apparatus से होती है। कैसे होगी? कि जो भी acid phosphatases उसके अंदर पैक होने हैं वो synthesize endoplasmic reticulum में होंगे, फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स की फॉर्म में बर्ड ऑफ हुए, गोल्जी अपरेटस की तरफ गए, वहाँ पे फ्यूज़ होके गोल्जी अपरेटस उनको फाइनल प्रोडक्ट में जो है कन्वर्ट करेगा और फिर सेक्रेटरी वेसिकल्स की फॉर्म में यहाँ से एलिमिनेट कर लेगा। और ऐसे सेक्रेटरी वेसिकल्स जिनके अंदर एसिड फॉस्फेटेसेस हाइड्रोलेसेस पैक्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, उन सेक्रेटरी वेसिकल्स को कह देंगे लाइसोसोम्स, जो कि आगे अपना फर्दर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। Now the last one is फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन, कि गोल्जी अपरेटस का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये है कि ये फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं। फ्रेगमोप्लास्ट है क्या या बनता कब है? जब भी किसी भी सेल की डिवीजन हो रही है तो डिवीजन के दो मेजर पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कैरियोकाइनेसिस एंड द सेकंड वन इज़ साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कहते हैं चाहे वो एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, दोनों के दो पार्ट्स ही होंगे। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस की डिवीजन होगी एंड इन द साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और फाइनली एक सेल को दो में कन्वर्ट कर देगा।
अब अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो ये न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस में 2 में डिवाइड हो गया। फिर साइटोप्लाज्म में डिवाइड होना है, तो साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होगा कि मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाएगी। ये मेम्ब्रेन जैसे अंदर की तरफ एरो शो कर रहा है कि ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाएगी, और कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स इनके साथ प्रेजेंट होती हैं जो इनको बिल्कुल इन्वेजिनेट करके इस सेल को 2 में कन्वर्ट कर देंगी। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स में जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होनी है, अब कैरियोकाइनेसिस के थ्रू न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, लेकिन साइटोकाइनेसिस जो है वो फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन के थ्रू होती है। अब फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन में गोल्जी अपना रोल कैसे परफॉर्म कर रहा है? गोल्जी ऑपरेटस जो है, जो सेक्रेटरी वेसिकल्स कुछ ग्रेन्यूल्स जो है वो सिक्रीट कर रहा होता है, ये गोल्जी ऑपरेटस से जो है वो ग्रेन्यूल्स आ रहे हैं, वेसिकल्स आ रहे हैं। ये वेसिकल्स जाके प्लांट सेल के दरमियान में जो है वो अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। ये जहाँ पे जाके अरेंज होंगे और जैसे जैसे और वेसिकल्स आते जाएंगे ये बाहर की तरफ ओरिजिनेट होते जाएंगे। अब ये पहले जाके यहाँ पे अरेंज हुए थे, लेकिन ये बाहर की तरफ दोनों साइड पे मूव करना शुरू हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता ये सेल में पूरे जो है वो अपनी मेम्ब्रेन बना लेंगे, और जब ये मेम्ब्रेन पूरे सेल के अंदर डिस्पर्स हो जाएगी तो यहाँ से सेल इसके थ्रू 2 में डिवाइड हो जाएगा। सो this plate that is formed by the fusion of Golgi vesicles is known as phragmoplast of plant cell. अब अगर हम ये बात करें कि यहाँ से जैसे आते जा रहे हैं गोल्जी ऑपरेटस के, यहाँ से इसके सिस्टरने न्यू बनते जा रहे हैं और यहाँ से सिस्टरने बर्ड ऑफ होते जा रहे हैं, तो अगर हम ये बात करें तो इनके जो दरमियान वाले सिस्टरने हैं वो जो हैं कांस्टेंट रहेंगे, कि ये इसके स्ट्रक्चर को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से तो नए जनरेट होते जा रहे हैं और यहाँ से रिमूव होते जा रहे हैं। तो हम इनको कह सकते हैं कि ये इनके कांस्टेंट या फिर सेंट्रल सिस्टरने जो है इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और पूरे के पूरे गोल्जी ऑपरेटस को हम कह देंगे कि ये स्टैक्स ऑफ सिस्टरने हैं। थैंक यू।